हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और बिना कोई देरी किए हम संवाद देख रहे थे। संवाद 6 ऑन वाद यूट्यूब चैनल, जिस पे लॉयर जो और सोशल एक्टिविस्ट जयसाई दीपक, ऑथर, थिंकर, उनका एक एक्सप्लेनेशन अपनी बुक के बारे में, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि कैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो क्रिश्चियन रूट्स हैं, यूरोपियन क्रिश्चियन रूट्स जो हैं यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के, उन्होंने कैसे शेप किया मॉडर्न वर्ल्ड को। इस चीज़ पे वो समझा रहे हैं। हमने कल देखा था, शुरुआत की थी थोड़ी सी, और आज उस पर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोल रखा है दैट आप इसको पहचानना सीखिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने इनके जीवन मूल्य को कब अपनाया और आपने इसको अपना मानना शुरू कर दिया है। ओके, इसलिए आपको इसमें शत्रु नहीं दिखता है। सटल इंडोक्ट्रिनेशन, इनके जो जितने भी जीवन सिद्धांत है या मूल्य है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आता है। सो देयरफॉर द इनविजिबल एनिमी। मैं बताता हूँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है इनके जीवन सिद्धांत में। जब ये फारिग होते हैं, फारिग होने का मतलब जब ये नंबर 2 करते हैं, उसके बाद ये पेपर से साफ करते हैं। इस चीज़ के लिए यूज टू होना आई नो ये जोक है, बट ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि ये ब्रिज हम कभी क्रॉस कर पाएंगे एज इंडियंस, पानी के बगैर कागज से काम चलाने वाला। जो अदृश्य है वो सबसे ज्यादा डेंजर, अन्यथा आप एक निहायती घटिया इंसान। I'll give you a straight example. ओके, सीरियस मुद्दा है। Which is the longest running insurgency in the country? Exactly. सही। नागा सेट में जो हो रहा है, रामी निरंजन देसाई ने इस बारे में बहुत बोल रखी है। She has done fantastic work on this. बाय द वे, NSIN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नागालैंड में, आई थिंक उसके डिफरेंट पार्ट बन गए। NSIN, आई डोंट नो। एक मेरे दोस्त हैं एक्चुअली, नागालैंड से रह चुके हैं, अब तो बात नहीं होती, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। बट एक टाइम था जब मेरे काफ़ी दोस्त थे नॉर्थ ईस्ट से। उसमें से एक नागालैंड का दोस्त था, तो वो बताता था इन चीज़ों के बारे में, और मुझे हैरानी होती थी कि वो बंदा एक नॉर्मल बंदा होते हुए काफ़ी डिटेल रखता था वहाँ जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं। और एक्चुअली सबसे डेडली इंसर्जेंसी ग्रुप नागालैंड का ही है, NSIN नाम है, और उसके लीडर का नाम है, वो कहता था मुइवा, बट पूरा नाम कुछ और होगा। एनीवे, लेट्स गो ऑन। People should actually watch her videos and listen to her talks. कहाँ पे है उनका वीडियो? So YouTube में इनका actually she has done several talks as part of DTD Delhi Talks and all that. इसको जरूर देखिए। And that's about what. इसको जरूर देखिए। Actually she has done several talks and listen to her talks. कहाँ पे है? She's done fantastic work. नागा सेट में जो हो रहा है, रामी निरंजन देसाई ने इस बारे में बहुत रामी निरंजन देसाई। मुझे अपनी बकवास करने की इतनी जल्दी होती है कि मैं मुद्दे की बात नहीं सुन पाता कभी कभार। Fantastic work on the subject. People should actually watch her videos and listen to her talks. कहाँ पे है उनका वीडियो? So YouTube में इनका actually she has done several talks as part of DTD Delhi Talks and all that. इसको जरूर देखिए। एक मेंबर को, कमेंट करने वाले व्यूअर को शाउट आउट देना चाहूँगा। उन्होंने बताया था, शाउट आउट नाम लेके तो नहीं, लाइक आई डोंट नो लोग कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ या नहीं। उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट किया था, क्रिस्प, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी चिंता हो रही है कि यहाँ पे गर्मी है। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे यार, मुझे तो इस काम में मज़ा आता है, मैं इसलिए करता हूँ। सिंपल, आपने देखा होगा मैं शायद सीरियस मुद्दों पे भी खुश ही रहता हूँ, अनलेस अनटिल वैसे ही खाना वाना ना मिला हो। एनीवे, उन्होंने क्रिस्प एक सॉफ्टवेयर का सजेशन दिया था, जिससे कि मैं अगर मैं AC ऑन भी रखूँ या पंखा भी ऑन रखूँ और फिर भी बात करूँ तो वॉइस डिस्टॉर्ट नहीं होगी। उन व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करूँगा। And that's about more than 60-70 years. लेकिन हम जब भी इंसर्जेंसी की बात करते हैं, we'll start with खालिस्तान, कश्मीर एंड पंजाब। वहीं पे हमारी बात रुक जाती है। नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं करता। कश्मीर में कभी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का जो सिस्टम था वो नहीं रहा। टेररिज्म था, बट नॉट अ पैरेलल गवर्नमेंट। बट नॉर्थ ईस्ट में ये था। व्हाई? क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं या देखा ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इन स्टार कॉन्ट्रास्ट, आप लेट्स से मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी की अगर पैरेलल गवर्नमेंट, ओके, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। 3 एरिया में हमारी कंट्री के लैंड को, एरियाज़ को। एक लैंड है जहाँ पे सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है, एक लैंड है जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है,
और एक लैंड है जहाँ पे माओइस्ट मूवमेंट चल रही है, जो कि करंट ऑर्डर गवर्नमेंट जो सिस्टम है इंडिया का उसको पलटना चाहते हैं, या वट एवर कम्युनिस्ट उनका क्या करना चाहते हैं उनका कोई नहीं कह सकता। तो जो जितने भी आप ये एरिया देखते हो ना जो माओवाद से ग्रस्त है, जैसे ये रेड बेल्ट है पूरा का पूरा जो तमिलनाडु से शुरू होता है और ऊपर झारखंड बिहार तक जाता है और ईस्ट में फिर बंगाल तक जाता है, ये वाला वो है जिसको रेड बेल्ट कहते हैं या इसको रेड कॉर्नर कुछ ऐसा कहते हैं। छत्तीसगढ़ वगैरह में बहुत ज़्यादा उनका जोर है, तो एक ये है। उसके अलावा जैसे यूपी वगैरह, यूपी का भी कुछ एरिया आता है उसमें, बट जैसे हरियाणा है वो एक नॉर्मल स्टेट है, उस स्टेट में कोई आपको इनमें से कोई इंडिया सेपरेशन थैंकफुली और ये माओवाद वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। और माओ जैसे बंदे को फेल कर रहे हो यार, फेल कर रहे हो, फेल करना चाहिए, फॉलो कर रहे हो, इतिहास का सबसे बड़ा मास मर्डरर है। तो पैरेलल गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में तो होता ही है, वोट सेपरेशन वाली सिचुएशन होगी। माओवाद से ग्रस्त एरिया में ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। जो इन्होंने बात उठाई कि पैरेलल गवर्नमेंट का कश्मीर में कभी नहीं हुआ बट नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो उसके पर्सपेक्ट से मैं बता रहा हूँ। बात करना शुरू करेंगे, तालिबान आपको अभी एग्जांपल दे रहा है कि तब क्या हुआ होगा। बुक जलाओ, लाइब्रेरी जलाओ, औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाओ। आईसिस ने हमें पूरा एक ट्रेलर, एक प्रॉपर मूवी दिखा दिया। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिफोर। तो जब ये होता है, मुझे लगता है इससे कई डिग्री ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि आईसिस के अंदर क्या हो रहा था ना, ये तो इतना पता ही नहीं चल रहा था। जितना वो शूट करके दिखा रहे थे उतना पता चल रहा था। जो टर्किश इन्वेडर्स होते हैं ना, उनके बारे में लिटरली ये फैक्ट है, आई थिंक ये कोई क्लेम भी नहीं है, कि वो लोग लिटरली खोपड़ी यानी कि जो स्केलेटन होता है उसमें जो सर वाला हिस्सा होता है उसके मीनार बना देते थे। मतलब मुझे लगता है शायद पिरामिड शेप बना देते होंगे जो लोग वो कत्ल करते होंगे उनके। आप इमेजिन करो कि लोगों के ऐसे डेड बॉडी पार्ट के मीनार बने हुए हैं, मीनार मतलब पिरामिड बने हुए, ढेर लगे हुए हैं, मतलब आम लोग, आम जनता। इसका इस मॉडर्न टाइम में अगर आपको क्लोजेस्ट देखना है ना, अभी थोड़े दिन पहले यूक्रेन वॉर में एक जगह में एक बहुत बड़ी एट्रॉसिटी हुई थी, बुचा। वहाँ पे उसकी जो वीडियोस अगर आप देखोगे, यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं मिलेगी, बहुत ग्रूसम वीडियोस हैं। मेरे कुछ यूक्रेनियन फ्रेंड्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आती रहती है, तो वो कभी कभार शेयर करते हैं। फेसबुक वगैरह पे कई बार शेयर मैं तो, मेरे पास तो फेसबुक नहीं है, अपने अकाउंट पे दिखाते हैं जैसे इन पर्सन अपने फ़ोन में। तो विश्वास नहीं होता कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, बट इसका एक बहुत हायर लेवल हुआ होगा। आईसिस ने तो एक कोरियोग्राफ्ड तरीके से जो उन्हें दिखाना था थोड़ा बहुत वो दिखाया, बट सोचो वो चीज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही हो, वो हुआ होगा। किसी भी समाज के पास दो विकल्प होते हैं, चुप रहो, सहन कर लो, मर जाओ, या कन्वर्ट हो जाओ, या तलवार उठाओ। ये आपके रास्ते होते हैं। तो हमने तलवार उठाना शुरू कर दिया था पहले से, क्योंकि हम लोग पृथ्वीराज सिंह चौहान और बाकी लोगों की बात करते हैं, लेकिन बाबा रावल तो उससे पहले भी लड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने उनको खदेड़ के उनको और भी दूर कर दिया था। We don't talk about the victories, we always talk about the defeats. 300 साल तो लगे थे सिंध क्रॉस करने में। Absolutely. ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंध क्रॉस 732 या समथिंग में वो आ गया था मोहम्मद बिन कासिम, बट वो एक इंसिडेंट था, वहाँ से रिपेल कर दिया गया। उसके बाद ओरिजिनली जो आज के टाइम का काबुल और गजनी है, इस वक्त इस सारे एरिया में गजनी का कंटिन्यूसली होता था कि जो उसके ऊपर नॉर्थ से जो टर्की के इन्वेडर्स आते थे वो, और यहाँ के जो हिंदू शाही एम्पायर कहते हैं उसको, कई लोग हिंदू शाही एम्पायर कहते हैं, कई लोग ब्राह्मण शाही एम्पायर कहते हैं। ये नाम है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो गूगल पे। ये रहा था, ये इस एम्पायर की हुकूमत होती थी उस एरिया में। और गजनी एक ऐसा शहर था जो कभी इनकी तरफ कभी उनकी तरफ, कभी टर्की जीत लेते थे, कभी यहाँ के हिंदू शाही एम्पायर के जीत लेते थे। और ये चीज़ लगभग 400 साल के तक होती रही, कंटिन्यूस टसल, वो लड़ते रहे, उनसे मुकाबला करते रहे। समथिंग आनंद पाल या समथिंग जो लास्ट महेंद्र पाल, मैंने शायद इस चैनल पे काफ़ी पहले बात की है इस बारे में, जो लास्ट राजा था आनंद पाल या महेंद्र पाल, मुझे याद नहीं है राजा का नाम। उसको आई थिंक सबुक्तगिन जो महमूद गजनवी का जो फादर था उसमें से किसी ने उसे हराया, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, कभी इस पे बात करेंगे डिटेल में।
तो वो जो टसल है वो लगभग 400 साल चलती रही, और 400 साल बाद जब हिंदुस्तानी एम्पायर को उन लोगों ने कंटिन्यूस हमलों के बाद गिरा दिया, टर्किक इन्वेडर्स जो थे, नोमैड्स, उन्होंने, उसके बाद फिर वो आगे आना शुरू हो गए पंजाब की तरफ, लाइक पेशावर वाला एरिया उन्होंने क्रॉस करके जो पंजाब शुरू हो जाता है पेशावर के बाद से, वहाँ तक फिर वो आना शुरू हुए जब हिंदुस्तानी एम्पायर गिरा। महेंद्र पाल या समथिंग, आनंद पाल कुछ ऐसा नाम है लास्ट, जो किंग था उसका। एनीवे, और हाँ, एक इन्होंने और बात की जो मैं, जिसमें मुझे कुछ बोलने का ओके। दूसरी बात ये, मुझे ओशो एक बहुत ही अच्छे मुझे वक्ता लगते हैं। वो काफ़ी लाइक ट्रोल करते थे, और ट्रोल करना भी कई बार इंस्पायर करने का एक तरीका होता है। अबे क्या है, तेरी बस की नहीं है, क्या करेगा ज़िंदगी में, इस तरीके से लाइक तो बंदे को थोड़ा जोश दिलाने वाला काम होता है वो। तो ओशो करते थे, वो ऐसे नहीं करते थे, वो ऐसे करते थे, जैसे मान लो आपका नाम रामलाल है, तो कहेंगे, रामलाल तुमने पैदा होकर जीवन में उखाड़ ही क्या लिया, तुम पैदा ही क्यों हुए, तुम्हारे देश की औकात ही क्या है, तुम्हारे अरे मर ही ना। मतलब उन्होंने एक कोट मुझे याद है, उन्होंने यूँ कहा था, अरे जो भी आ गया तुम उससे ही पिट गए, ज़्यादा से ज़्यादा तुमने कभी लड़ाई नहीं की, मर ही जाते, इतनी सारी लाशें देख के ही शायद वो लोग डर जाते, ऐसे बोलते थे वो। सुनने में कॉमेडी लगता था थोड़ा ये भी लगता था कि यार ऐसा क्यों हुआ, किसी ने क्यों लड़ाई नहीं की, बट और आप ग्रो होते हो अपनी सोच में। तो उस वक्त मुझे कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम होती थी मेंटली कि यार क्या सिविलाइजेशन है, हमने फाइट क्यों नहीं किया किसी बंदे ने। मतलब कंटिन्यूसली कोई जो भी आता था हम पे चढ़ जाता था, आके राजा बन जाता था। लेकिन जब आप फिर एक स्टेप और ग्रो होते हो और आप देखते हो कि नहीं, एक्चुअली यही एक सिविलाइजेशन सर्वाइव कर पाई, चाहे हमने डोसाइल तरीका अपनाया सर्वाइवल का, चाहे हमने एक्टिव अपोज करने का तरीका अपनाया, और हमने दोनों ही एक्चुअली तरीके अपनाए हैं। और हम इतने वाइब्रेंट लाइक नेशन है कि हर जगह डिफरेंट जगह के लोगों ने डिफरेंट टाइप के एक ही टाइम में चीज़ें कर रहे थे। मराठों से लेके, सिखों से लेके, जिनका इन्होंने बप्पा रावल का नाम लिया, उनसे लेके सदन जो एम्परर्स थे, उनसे लेके हर बंदे ने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया में हर लोगों ने मुकाबले किए हैं। जाटों ने, गुज्जरों ने मुकाबले किए हैं लोगों से। लोगों का आना तो बनता है भाई, फर्टाइल लैंड है, पुराने ज़माने की दुनिया की सबसे अमीर लैंड ही यही थी, तो यहीं आएंगे लोग। अमीर कोई लूटने जाते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में या फिर गरीब एरिया में कौन लूटने जाएगा, वहाँ पे कुछ होना भी चाहिए लूटने के लिए। आई मीन मैं लाइक ट्रिविलाइज नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को, या बेस नहीं कर रहा हूँ, डिबेस नहीं कर रहा हूँ। एक जहाँ पैसा होगा वहीं तो पैसा लूटने जाओगे ना, सिंपल बात ये है। तो ये चीज़ मेरी चेंज हो गई, मेरा जो माइंडसेट है ये चेंज हुआ इस मामले में, अपग्रेड हुआ इनफैक्ट, कि नहीं, हमने लेटे नहीं लिया सब कुछ भी, हमने बहुत तगड़ा मुकाबला किया। और उसी मुकाबले का एक्चुअली हम सिख गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, और उनके फॉलोअर लोगों ने लिटरली अपनी गर्दनें कटवाई हैं और चेंज नहीं किया रिलीजन, अपने उसूल से फिरे नहीं, और ख़ुद के लिए नहीं, कई बार दूसरों के लिए, जैसा कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी के केस में है। उनको हिंद की चादर कहा जाता है, मतलब रक्षा करने वाले। तो ये ऐसे ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम लेट गए भाई। 2 साल तो लगे थे क्रॉस करने में। एब्सोल्युटली, एक्चुअल वेव्स जो शुरू हुए थे ओनली आफ्टर द 11th सेंचुरी, तब तक तो हमने उनको रोक रखा था टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। ओके, सिंध के बाद तो बहुत हुआ था, फॉर अबाउट 3 centuries देयर वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। सो द डिफरेंस इज, अच्छा, यहाँ पे ना ज्योग्राफी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बस मैप होता तो मैं आपको समझाता। सिंध जो है ना वो सदर्न एरिया में, अगर आपको सिंध आना है अरब पेनिनसुला से, तो बेसिकली या ईरान से, तो आप ईरान आओगे, ईरान के बाद फिर बलूचिस्तान के बाद फिर सिंध, और सिंध के बाद गुजरात और सदर्न राजस्थान शुरू हो जाता है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टर्की इन्वेडर आते थे, वो इस रूट से नहीं आते थे, वो आते थे नॉर्थ वेस्टर्न रूट से, जो कि अफ़गानिस्तान से पेशावर वाले जो एरिया है, खैबर दर्रा है एक बहुत फेमस, हमने स्कूल में पढ़ा था, खैबर पास, वहाँ से, जिसके नाम पे खैबर पख्तूनख्वा एक रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ से और वहाँ से फिर पंजाब शुरू हो जाता है पेशावर के बाद से। एक जो मिनट, सॉरी, दोबारा भंग कर रहा हूँ।
जो अरब आए थे ना, वो मोहम्मद बिन कासिम आया था 7th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में एक्चुअली। उसके तो अरब्स का बेसिकली मेनली एक वो ही हमला है। उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स ने हमले किए हैं वो टर्की के इन्वेडर्स थे ऑलमोस्ट सारे के सारे। और फिर 16th सेंचुरी में आके इरानियन इन्वेडर नादिर शाह, जो कि पर्शियन इन्वेडर था, पर्शियन मुस्लिम ही बट पर्शियन इन्वेडर, बाद में फिर उसने हमले किए। और पर्शियोनाइट आपको ये लगेंगे इन्वेडर, बट एक्चुअली जो टर्किक नोमैड्स थे, जब उन्होंने कल्चर अपनाया तो उन्होंने पर्शियन कल्चर अपनाया, क्योंकि इन पे पर्शिया का सारा इन्फ्लुएंस था, इसलिए उनके नाम, लैंग्वेज सब आपको खत्म करने में लगी है और वो खुल के ये कर दी है तलवार उठा के। और दूसरी जो मेंटालिटी है, दोनों का मकसद आपको कन्वर्ट करना है या मारना है, लेकिन दूसरी का जो मेंटालिटी है उसको लगता है कि आपको बचाना है आपके धर्म से, क्योंकि आपका धर्म इनके हिसाब से ये एक अंधकार है, ओके, जिसके गर्दों में आप डूबे पड़े हैं और आपको बचाना है और आपको उठाना है, ओके। तो अच्छा, ये एक चीज सोचो, अगर देखा जाए, बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए, तो जो भी आपको कन्वर्ट करने की सोच रहा है ना, वो एक्चुअली आपको बचाने की सोच रहा है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो इस पे एहसान कर रहा हूँ, मैं तो इसको हेवन में जाने का रास्ता पेव कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक बात है। वो आपको सुधारने के इस नाम से और आपका रिफॉर्म करने के नाम से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको बदलेंगे। सो देयरफॉर माय एंटायर पोजीशन इज, अगर आपको इस्लामिस्ट लेट्स से रेडिकलिज्म के बारे में डिस्कस करना है जरूर कीजिए, लेकिन आज के डेट में ये जरूर आप सुन लीजिए और आप समझ लीजिए कि इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म और जिहादी आइडियोलॉजी जो है वो यूरोपियन मॉडल्स को अपना के उसी टेम्पलेट से अपने लेट्स से एजेंडे को आगे कर रहा है। सो फॉर अ सिंपल रीजन, अब आप जितने भी अमेरिकन इस्लामिस्ट हैं जो कैर में है या फिर एनी ऑफ दी सिटीजन लैब, ये लैब वो लैब एंड ऑल दैट, और डाइवर्सिटी लैब जो भी है वहां पे, उन्होंने यूरोपियन मॉडल्स को पूरी तरह से अपना के उन सैनिटाइज्ड वेज से अपने पूरी आइडियोलॉजी को एडवांस करना शुरू किया है। तो सबको समझ में आ चुका है कि सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टी। बाय द वे, जिसको केयर नहीं पता, फुल फॉर्म तो मुझे भी याद नहीं है, बट एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी इस्लामिक एजेंसी, नहीं क्या वर्ड हुआ, संस्था है मुस्लिम्स की, जेंडर राइट्स, इक्वालिटी के नाम पे आप अपने एजेंडे को चलाइए। CAIR, I think spelling है उसकी। So today, imagine someone who believes in destruction of your temples, your places of worship, and your places of learning, and has decided to adopt the European model. He is also giving a backhanded compliment to European institutions. Okay, so therefore, it is extremely important to understand कि आज आपको इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में रोकने से कौन बात कर रहा है? यूरोपियन कॉलोनियलिटी आपको रोक रहा है, क्योंकि उसका जो सेक्युलरिज्म है या सेक्युलरिज्म की परिभाषा है ये आपके आड़े आ रहा है। तो इससे पहले भी जब मेरी एक बात समझे थी, ओके, ये जो कह रहे हैं ना, ये चीज़ तो अपनी जगह है, बट मुझे इस फिनोमेनन को समझने में दिक्कत होती है कि अगर मान लो इन्वेजन्स हुए हैं, जो कि हुए हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसको अगर उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये लीप कैसे ले लेता है कोई बंदा कि ये अगेंस्ट सेक्युलरिज्म है? अगर मान लो भाई इन्वेडर आए थे, एक नहीं आया, 15-20 इन्वेडर आए हैं, और वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे मुस्लिम थे, तो हम उनको क्या चेंज, सच ही तो बोलेंगे ना, हम उनको क्या बोलें? क्या उनको पारसी बोलें? जब वो जो थे वो थे, और वो कहते थे कि भाई हम ये जो कर रहे हैं हमारे रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, इसमें वो भी नहीं छुपा रहे, हम भी नहीं छुपा रहे। तो इसमें देखो यार, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो होता है ना, वो तो ट्रूथ होता है, वो सेक्युलरिज्म के से एक्सक्लूसिव है ना, वो उसे खराब कर रहा है ना वो उसे अच्छा कर रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम बंदे को भी इससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होनी चाहिए। हिस्ट्री में कुछ इवेंट हुए हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक इवेंट थे, फ्यूचर में ऐसा ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस पर बात हो रही है। इससे सेक्युलरिज्म को कैसे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई ये थोड़ी कह रहा है कि भाई आज जो इंडिया में मुस्लिम सिटीजन हैं उनके साथ उस जो हुआ था उसका बदला लिया जाए, ऐसा थोड़ी कोई कह रहा है। सच को एक्सेप्ट करके नॉलेज और एजुकेशन बढ़ाने में, स्प्रेड करने में प्रॉब्लम क्या है, अगर वो सच है तो?
जी से बात करती मैंने कहा था वेरी क्लियरली कि आप लेफ्ट को, मार्क्सवादियों को और इस कॉलोनियलिटी को थोड़ा हटाइए इस पूरे इक्वेशन से, एंड यू विल बी एबल टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री इवन मोर ओपनली। एक बार जयपुर डायवर्स में इनको बोला था, आपके और सत्य के बीच में यही खड़ा है। यस, सत्य, अभी इन्होंने बोला ना सत्य है वो, यही मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। कोई बंदा कितना भी महान संत बन के अगर आपको यूं कह रहा है ना कि छोड़ो यार सच, ये इसको छोड़ दो, ये आप ये अगर करोगे ना तो आप गलत हो जाएगा, और वो बात एक्चुअली सच है जो आपको पता है फॉर श्योर, तो वो बंदा कोई महान नहीं है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो उस बंदे को, यू नो, उसके ओपिनियन को। ये मेरी थॉट एक्सरसाइज है, यू नो। हम पहचान नहीं पा रहे, ये आपको अपने भूत को एक्सेस करने से रोक रहा है। यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर पास्ट, क्योंकि आपके दिमाग में एक फिल्टर बैठ चुका है, ओके, और आपने इसको यूनिवर्सल वैल्यूज का दर्जा दे दिया है। यूनिवर्सलिज्म का जो भूत आपके सर पे चढ़ा है आज तक वो उतरा नहीं है, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम ने उसको अच्छे से आपको ड्रिल कर दिया है, ओके, कि हर समाज में, हर देश में, हर कल्चर। यार जिस बंदे के पास एक आउंस भी ब्रेन होगा ना, वो इस चीज को कैसे जुड़लाएगा या कहेगा कि ये कैसे किसी भी वैल्यू के हिसाब से सच को देखो। मैं एक चीज़ बहुत ही मेन जीवन की रियलिटीज़ हैं। मैं यू नो लाइक जॉर्डन पीटरसन की जैसे बुक नहीं है 12 रूल्स ऑफ फॉर लाइफ, मुझे लगता है मुझे भी निकालनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइम। बाकी सब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, टाइम कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। आई मीन कम ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। एक ही लिमिटेड रिसोर्स है, वो टाइम है बेसिकली, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसी तरीके से ज़िंदगी में जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, वो ट्रूथ है, उसके अलावा कोई नहीं है। किसी भी तरीके का रिलीजन, किसी भी तरीके का देश, किसी भी तरीके का कुछ भी, कोई भी आइडियोलॉजी, टीम, कुछ भी ट्रूथ से आगे नहीं है। अगर कोई चीज़ ट्रूथ के अगेंस्ट जा रही है ना, तो वो गलत है। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। कल्चर में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में एक ही तरह के मापदंड होते हैं, उसका जो स्रोत होता है वो एक ही होता है, नहीं होता है। कल्चर का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर सोसाइटी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है जब ये स्टेटमेंट हम देते हैं तो वो मॉरल रिलेटिविज्म की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिविटी और मोरालिटी को आप रिलेटिव कैसे बनाओगे यार? चोरी करना एक मोरली गलत चीज़ है, झूठ बोलना एक मोरली गलत चीज़ है। रिलेटिव कैसे हो सकता है वो? के बीच का अंतर ये जो इस तरीके की आइडियाज दे रहा है ना, उनको एक्सपोज करो। तो इनको इमीडिएटली आर्गुमेंट आएगा, अच्छा तो कल आप इसके बेसिस पे अनटचेबिलिटी को भी जस्टिफाई कर देंगे, आप सती प्रथा को भी जस्टिफाई कर देंगे, आप डाउरी मैकेनिज्म्स को भी जस्टिफाई कर देंगे। यही आता है, ये सीधा आता है। इनको बात समझ में नहीं आ रही है। हम उन सारी चीजों को जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है ये सारे जितने भी तर्क और आर्गुमेंट्स हम पेश कर रहे हैं, किसी भी हालत में वर्णाश्रम सिस्टम को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में यही बैठा है, जिसकी वजह से वो हमारे एक्चुअल इश्यू को समझ नहीं पा रहे। यूनिवर्सल वैल्यूज अगर हो सकते हैं, अगर उसकी पॉसिबिलिटी है, मेरा सिर्फ ये पोजीशन है, ये कोई गोरा बैठ के अपने आप डिस्कस नहीं कर सकता या डिसाइड नहीं कर सकता है हमसे बात किए बगैर। अगर एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश होगा, हमारे साथ बातचीत करके हमारे विचारों को नजर में रख के उसके बाद ही बनेगा। You can't say that one particular society will decide what constitutes universal for everyone. I'll go a step further. मैंने ये भी इसमें बोल रखा है, हर सोसाइटी अपने वैल्यूज को यूनिवर्सल करने की कोशिश करती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप उन वैल्यूज को बाकियों में इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट इनसे व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल होनी चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कंट्री में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक नेट पॉजिटिव फैक्टर है ह्यूमन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। यू नो, और इस तरह के जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, ये मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सल यू नो वैल्यूज होनी चाहिए। थोपने के लिए क्या करते हैं? ओके, यूरोप अपने वैल्यूज पे इतना भरोसा करता है कि वो उसको थोपने के लिए आगे बढ़ चुका था फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सो लैंड कॉन्कर करना तो एक था ही,
लेकिन आपके जीवन वैल्यूज पद्धति, इम्पोज प्रणाली और आपके मूल्यों को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज एंड क्रिश्चियनाइज स्पेसिफिकली करने की इनकी मकसद थी. That's what they wanted to do. Because every society not only has universal values, it also has an idea of who is the outsider. लेकिन वो आप किस लिए करते हैं? एक्सेस रोकने के लिए कि आप अंदर नहीं आएंगे. इनका डेफिनेशन है, अगर आप अंदर आएंगे हमारे हो जाएंगे और हम आपके अंदर आएंगे. In the sense we will enter your territories and will convert you to us. So the entire society has to be converted to that world. So which is why colonial consciousness को या coloniality को पहचानना बहुत जरूरी है. And बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म की पैदाइश है, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म की पैदाइश है. It's exactly the opposite. That's what the literature says. So, तो इसमें यही कह सकते हैं कि जो इस्लाम ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है. इन्होंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म की लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो कॉलोनियलिज्म है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की पैदाइश है. ये एक्चुअली टेक्निकली ठीक नहीं हो सकता क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म आया ही 50s और 60s के बाद से है और काइंड ऑफ कह सकते हो आप उसके कुछ बीज लाइक 1920s में ही डल गए थे. लेकिन एक्चुअली वो फिर जब वो अपनी प्रॉपर शेप में आया तो वो 60s में आया है. डेरेडा वगैरह इस टाइप के जो फ्रेंच राइटर्स थे काइंड ऑफ यू आप कह सकते हो वहाँ से कहीं ना कहीं. मुझे कुछ बातें सार्त्रे की भी उसी दिशा में लगती हैं बट सार्त्रे को एक बेसिकली एक यार मैंने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियलिस्ट माना जाता है बेसिकली. एनीवे थोड़ा सा मुझे जो तो ये हो नहीं सकता क्योंकि टाइमलाइन दोनों की डिफरेंट है. टाइमलाइन पोस्ट मॉडर्निज्म आया ही बाद में है, कॉलोनियलिज्म तो बहुत पहले से चल रहा है. उसके बाद ये कि कॉलोनियलिज्म का जो कल्चरल इम्पोजिशन का जो एस्पेक्ट है ना, थॉट इनका पोस्ट मॉडर्निस्ट्स का भी यही है. वो ही सोचते थे कि जिस द आइडिया दैट वी हैव कम अप विद is the best idea and you should and must in fact follow that idea or believe in that idea. जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो इसी बात को और ज़्यादा कि अगर तो तुम इसे फॉलो नहीं करते तो तुम जानवर हो, तुम्हारे साथ जो भी किया जाए वो काम है, और विशियसनेस के साथ उसी चीज़ को इम्पोज करते हैं. इस्लामिक उपनिवेशवाद है जी, वो सिर्फ लैंड ऑक्यूपाई करता है या मार काट के आपके जीवन को या आपको कन्वर्ट कर लेता है. प्रॉपर्टी एंड वॉर बूटी. हाँ, और जहाँ तक यूरोपियन और क्रिश्चियन उपनिवेशवाद की बात आती है तो वो आपके दिमाग को बदलता है. करेक्ट. बिना आपके धर्म को बदले. करेक्ट. मतलब आपके धर्म की परिभाषा ही बदल दी, आपकी जीवन पद्धति बदल दी. तो फिर ये पहले आपके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आता है तो आपके धर्म की परिभाषा को बदलने की कोशिश करता है. तो फॉर इंस्टेंस आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, जहां पे रेजिस्टेंस वो नहीं पाया या ज्यादा हुआ था लेकिन वो सफल नहीं रहे, वो क्रिश्चियंस बन चुके हैं. लेस देन 5% or 10% of North America, Latin America, these countries still retain their indigenous identities. लेकिन अगर हम हैं, लेकिन हमारी जो सोचने की जो इसमें एक मैं बात बोलना चाहूँगा. ऑस्ट्रेलिया में होते हैं एबोरिजिनल्स, न्यूजीलैंड में होते हैं माओरी और अमेरिका में होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स. ये यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं रिस्पेक्टिवली. इन्होंने 5% कहा. इसमें थोड़ा सा इस नंबर में ना ये पता होना चाहिए कि क्योंकि 5% तो पॉपुलेशन ही नहीं है नेटिव अमेरिकन्स की अमेरिका में. तो ये यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा. मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ. अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है 350 मिलियन ऑलमोस्ट के आसपास, जो कि 35 करोड़ के आसपास बनता है, 34-35 करोड़. उसमें से जो 5% लोग हैं वो है ही नहीं नेटिव अमेरिकन. नेटिव अमेरिकन शायद 1% से भी बहुत कम है, शायद 1% भी नहीं ऐड होते टोटल. आई एम नॉट श्योर बट ये मेरा अंदाज़ा है. तो ये उस 1% का 5% की बात कर रहे हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ आया है. अगर वो बदल चुका है बिकॉज वो आपको पूरी तरह से बदलने में सफल नहीं हो पाया है, तो उसने दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया कि हम अभी एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट आप पे थोपेंगे. सो व्हिच इज व्हाई आई हैव आल्सो एड्रेस्ड कि रिलीजन का मतलब क्या है और वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है. इस पे अभी आएंगे. तो मेरा जो दूसरा सवाल है कि ये
जो आपने बात की, चाहे अफ्रीका में तो नहीं, बट साउथ अमेरिका की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे जो मूल निवासी लोग हैं जो वहाँ पे रहते थे और इन्होंने उनको मार के या खत्म करके वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ पे क्या है कि वो लोग अभी बोलना शुरू तो कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं, 1000-2000 जो भी, ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, तो उन्होंने बोलना तो शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ मैं एग्जैक्टली सही था, 1.1% है पॉपुलेशन नेटिव अमेरिकन की यूएसए में। से जो स्कॉलरशिप आ रही है वो सारी की सारी रेस पे बेस्ड है, करेक्ट, इन द सेंस कि सब लोग ये कहते हैं कि ये श्वेत थे और हम अश्वेत थे, इसलिए हमारे ऊपर हमला करके हमारे सभ्यता को खत्म किया। ये कहीं ना कहीं आपने इस पुस्तक में ये तर्क दिया है, दूसरे स्कॉलर्स को भी कोट करके, कि सिर्फ रेस पे फोकस करना ही पूर्णतः इसको कवर नहीं कर पाएगा। इसमें हमको रिलीजन, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसमें जो यूरोपियन जो हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं, वो कहाँ तक क्रिश्चियन रिलीजन से इंस्पायर्ड है? जी, तो मैं आपके पहले एक उदाहरण का मैं एक विश्लेषण कर देता हूँ, which is ओके, यहाँ से ना स्टोरी थोड़ा सा मोड़ ले रही है दूसरी साइड पे। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। कल्चर जस्ट बिकॉज वो किसी जगह का कल्चर है, उसको पास नहीं दिया जा सकता, उसको पवित्र या पाक या लाइक बहुत ही लाइक होली बाय डेफिनेशन, जस्ट बिकॉज वो कल्चर है, नहीं दिया जा सकता। कल्चर में बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हिंदुइज्म में सती प्रथा थी, इस्लाम में तलाक का सिस्टम है, या और भी कई और भी चीज़ें, जैसे लड़कियों को थोड़ा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। अब हर बंदा कहेगा नहीं हमारे में ये नहीं है, वो सफाई देंगे अपने से, वो एक अलग सिचुएशन है। बट आप दुनिया में रिज़ल्ट देखो यार, रिज़ल्ट से किसी आइडिया का जो वैल्यू निकाली जाती है ना, वो उसका जो रिज़ल्ट आता है उससे डिराइव होनी चाहिए। नेटिव अमेरिकन्स के अंदर ये प्रॉब्लम थी। एक मतलब इसी तरीके का एक एग्जांपल, वो लोग ह्यूमंस की भी बलि दिया करते थे, और ये कहा जाता है कि यूरोपियंस ने उनको स्लॉटर कर दिया। यूरोपियंस ने उनको स्लॉटर कर दिया या बीमारियों से वो लाइक मुकाबला नहीं कर पाया उनका, पर वो आपस में भी एक दूसरे को, वॉरिंग ट्राइब्स वाला सीन था, वो कंटिन्यूसली एक दूसरे का कत्ल आपस में भी करते ही रहते थे। थोड़ी सी आप डिटेल रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट सोसाइटी थी वो। कोई इतना भी लाइक एक हंकी डोरी जो कोई भी अगर ये कहता ना यार उसने तो उसके साथ बहुत गलत कर दिया, इस स्टोरी में मैं पर्सनली कभी बिलीव नहीं करता। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है ना, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एज ए ग्रुप। अगर आप एक्चुअली डिटेल में जाओगे और सारी चीज़ों को रिसर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी भी गलती मिलेगी। नहीं कुछ भी तो आपको ये मिलेगा, यार आपको पता है दुनिया कैसी है, हर बंदा दूसरे बंदे से जिसकी लाठी उसकी भैंस, सामान छीनने में तुला हुआ। तो आपको किसने बोला था कि ताकतवर मत बनो? आपको क्या लगा आप बड़े आराम से ज़िंदगी जी के निकल जाओगे, कोई कुछ नहीं करेगा आके? नहीं। तो जिन लोगों में इतनी सेंस नहीं डेवलप हो भाई, वो भी लाइक क्या कहेंगे उसे, कंप्लेसेंस भी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। कंप्लेसेंट थे वो लोग, ये भी आपको मानना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली जिसमें चीज़ की बात है, तो वो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, विच इज़ क्या बोला जाए, बहुत ही डरावनी प्रथा है अपने आप में ही। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार हर किसी का कल्चर ना सीक्रेट है, ये मैं विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि कल्चर कंटिन्यूसली इवॉल्व होना चाहिए, बुरी वैल्यूज़ हटनी चाहिए और नई वैल्यूज़ उसमें ऐड होती जानी चाहिए। कुछ चीज़ें अगर अंग्रेज़ों ने हटा दी तो वो वहाँ जाके तो आई थिंक उनमें स्पेशली इस टाइप की चीज़, वो स्पेसिफिकली जो मॉडर्न टाइम का मैक्सिको है, यहाँ पे एक ट्राइब होती थी, उनको कहते थे एज़टेक। एज़टेक जो है, जो आपने पिरामिड देखे होंगे ना मैक्सिकन, वो वही बनाते थे। और लिटरली वो बंदे का सर धड़ से अलग करते थे। वो सर वो जो पिरामिड से नीचे लुढ़कता हुआ जाता था सीढ़ियों पे, और उससे उनको लगता था कि अब जो उनकी जो देवी या जो देवता है उनके, वो खुश हो जाएंगे, या उनके जो गॉड है व्हाटएवर। तो थोड़ा सा ये जो
नैरेटिव्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता था यहाँ पे इस चीज़ में। एनीवे आज इसको यहीं रोकते हैं, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।